एक विशाल नाम का लड़का जो कि होता तो भारतीय है लेकिन सऊदी में ड्राइवरी का काम करता है, वो गाड़ी चलाया करता है और उसकी मालकिन होती है एक सऊदी अरब में रहने वाली बेहद ही सुंदर महिला जो कि शादीशुदा थी, लेकिन उसका पति हमेशा बाहर रहा करता था दूसरे मुल्क में। अब महिला को जब भी जरूरत पड़ती थी वो विशाल को अपने पास बुलाती थी और विशाल को ही हर जगह अपने साथ में लेकर जाती थी, चाहे उसे शॉपिंग करना हो या फिर कोई दूसरा काम हो। यहां तक कि जब भी महिला को अपना कुछ पर्सनल सामान मंगाना होता था वो तब भी विशाल से ही कहती थी और विशाल ही उसे सामान लाकर दिया करता था। अब एक दिन रात का समय होता है, वो महिला विशाल के पास आती है और विशाल से कहती है कि मेरे पति आ चुके हैं और विशाल एक काम करो कि तुम जो है मुझे एक फिटकरी और गुलाब जल की शीशी ला दो उसी मेडिकल स्टोर से जाकर जहां से मैं अक्सर ये सामान लिया करती हूं। अब जैसे ही गुलाब जल और फिटकरी का नाम वो महिला लेती है तो विशाल काफी ज्यादा पहले तो चौंक जाता है क्योंकि पति महिला का घर पर आ चुका था और रात का समय भी काफी ज्यादा हो रहा था, इसीलिए वो उस वक्त थोड़ा अनदेखा करता है। महिला विशाल को पैसे देती है, विशाल तुरंत दुकान पर जाता है और गुलाब जल और फिटकरी ले लेता है। गुलाब जल और फिटकरी लेने के बाद विशाल वापस अपने घर पर आ जाता है। थोड़ी देर वो महिला जो है इसका इंतजार करती है और जब उसे पता चल जाता है कि विशाल कमरे पर आ चुका है तो वो तुरंत विशाल के कमरे पर पहुंचती है और विशाल से कहती है कि लाओ जल्दी करो, मुझे वो फिटकरी और गुलाब जल की शीशी दे दो। अब विशाल जो है उसे गुलाब जल की फिटकरी और शीशी दे देता है। वो महिला वहां से चली जाती है, लेकिन उसके 2 मिनट बाद वो महिला फिर से वापस विशाल के कमरे पर आती है। कमरे पर आने के बाद कहती है कि विशाल मेरे से एक वादा करो कि कभी भी तुम मेरे पति को या फिर अपने मालिक को ये नहीं बताओगे कि मैं गुलाब जल और फिटकरी मंगाती हूं और खासकर वो फिटकरी और गुलाब जल जो है मेरे लिए तुम लेकर आते हो। अब विशाल की मालकिन थी तो विशाल कहता है ठीक है मालकिन, मैं कभी भी उनसे इस बात का जिक्र नहीं करूंगा। अब महिला जो है वो वहां से चली तो जाती है, लेकिन विशाल के दिमाग में एक सवाल काफी तेजी के साथ में घूमने लगता है। वो सवाल ये था कि आखिर मालकिन गुलाब जल और फिटकरी का क्या करती हैं, वो भी उस वक्त जब उनका पति घर पर आया है और रात के समय में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। आखिर क्या हो सकता है गुलाब जल और फिटकरी का। अब उसके दिमाग में दूसरा सवाल यह भी घूम रहा था कि मालकिन मुझसे ये कहकर क्यों गई हैं कि मालिक को जरा भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि मैं गुलाब जल और फिटकरी तुमसे मंगवाती हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं, जिससे आप बेहतर तरीके से आसान भाषा में इस पूरी घटना को कहानी के माध्यम से समझ पाएं। ये जो कहानी सामने आई है सऊदी अरब की ये कहानी है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है विशाल, जो कि भारत का रहने वाला होता है लेकिन सऊदी में रहकर काम करता है और जवान लड़का होता है, उसकी उम्र महज 28 साल होती है। वहीं इस कहानी के अंदर जो दूसरा किरदार है वो है एक सऊदी में रहने वाली बेहद ज्यादा खूबसूरत महिला जो कि शादीशुदा थी, लेकिन उसकी उम्र महज 30 साल थी। अब इस कहानी के अंदर जो तीसरा किरदार है वो है महिला का पति, जो कि महिला से 20 से 25 साल बड़ा था। महिला 30 साल की थी लेकिन महिला का पति जो है वो 55 से 60 साल का था। अब इस कहानी की शुरुआत होती है तब जब विशाल भारत में रहा करता था। बेहद ज्यादा गरीब परिवार से आया करता था। अपने परिवार को पालने के लिए उसे काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता था। वो जितनी भी चाहे मेहनत कर ले, जितना भी चाहे पैसा कमा ले, लेकिन अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पूरे दिन मेहनत करने के बावजूद भी विशाल को उतने पैसे नहीं मिल पाते थे। अब विशाल को एक दिन ख्याल आता है कि मेरा एक दोस्त जो है वो सऊदी अरब के अंदर काम करता है, क्यों ना उससे बातचीत की जाए और उससे पूछा जाए कि आखिर सऊदी में जॉब कैसे की जाती है। वो अपने दोस्त को कॉल करता है। कॉल करने के बाद उससे बातचीत करना शुरू करता है और उसे अपने हालात बताता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे सख्त से सख्त एक अच्छे पैसों वाली
नौकरी की ज़रूरत है जहां से मुझे अच्छी इनकम हो जाए और मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। अब वो दोस्त जो है विशाल से पूछता है कि तुम यहाँ पर काम क्या कर सकते हो। तो वो कहता है कि देखो, मुझसे गाड़ी चलाना आती है, मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, हो सके तो मुझे वहां पर ड्राइवर का काम मिल जाए तो यही मेरे लिए बेहतर होगा। अब विशाल का दोस्त कहता है कि तुम रुको, मैं तुम्हारे पास जो है वो कुछ दिन बाद कॉल करूंगा और मैं देखता हूं कि अगर कोई काम वगैरह यहां पर तुम्हारे लायक होता है तो। 10 से 15 दिन बीते ही होते हैं, तभी विशाल के दोस्त के पास में एक व्यक्ति की कॉल आती है। वो कहता है कि यार कोई ऐसा व्यक्ति है जो 24 घंटे जो है यहाँ पर एक शेख हैं, उनके मतलब उनके वहां नौकरी कर सके और उसे जो है हम रहने के लिए एक छोटा सा घर वगैरह सब कुछ दे देंगे, लेकिन काम बस उसका ये होगा कि उसे गाड़ी चलानी होगी। अब जैसे ही विशाल के दोस्त को ये कॉल आती है तो उसका माथा तुरंत जो है वो विशाल की तरफ घूमता है। वो कहता है कि कुछ दिन पहले मेरे दोस्त की कॉल आई थी और वो ड्राइवरी का काम मांग ही रहा था। ऊपर वाले की भी करिश्मा देखो कि शायद ये नौकरी उसी के लिए है और इसीलिए मेरे पास ये फोन आया है। वो कहता है उस व्यक्ति से कि ठीक है, मैं आपको 2-3 दिन में बताता हूं। अब वो विशाल को कॉल करता है, विशाल को बताता है कि ऐसे ऐसे सऊदी में एक नौकरी है, तुम्हें यहीं पर 24 घंटे रहना होगा, रहने के लिए तुम्हें घर वगैरह दिया जाएगा, ड्राइवरी का काम है जो कि तुम्हें आता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें सऊदी में बुला सकता हूं। क्योंकि विशाल का वो काफी अच्छा दोस्त था, बचपन से उसे जानता था। विशाल कहता है कि ठीक है भाई, ये तुम्हारा एहसान जो है मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। अब सऊदी के वीजे वगैरह और फ्लाइट की टिकट वगैरह का सारा इंतजाम कराया जाता है। कुछ पैसे जो है विशाल इकट्ठे करता है, कुछ उसकी मदद जो है उसका दोस्त करता है और उसका दोस्त जो है वो विशाल को सऊदी अरब में बुला लेता है। लेकिन सऊदी अरब जाने से भी पहले उसके दिमाग में, विशाल के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे कि कहीं सऊदी अरब में उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। क्योंकि बहुत सारी कहानियां ऐसे भी सामने आई हैं जहां पर सऊदी अरब में काम के लिए बुला तो लिया जाता है, लेकिन जिस काम के लिए बुलाया जाता है वो काम उन्हें नहीं मिलता, उनसे कुछ दूसरा ही वहां पर काम कराया जाता है। खैर, घर की हालत को देखते हुए विशाल जो है वो तुरंत अपने दोस्त की बात मानता है और फिर भी वो सऊदी अरब में पहुंच जाता है, अपने दोस्त से मुलाकात करता है। एक दिन उसका दोस्त उसे अपने पास रखता है। अब उसके बाद विशाल का दोस्त उस व्यक्ति को कॉल करता है जिसे ड्राइवर की जरूरत थी। वो कहता है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे इंडिया से एक बंदा बुला लिया है और हो सके तो मैं तुम्हारी इसकी मुलाकात करवा देता हूँ। एक दिन का समय और बीतता है, वो तुरंत एक एड्रेस पर विशाल को आने के लिए कहता है वो व्यक्ति। अब उसका दोस्त जो है विशाल को उस एड्रेस पे पहुंचा देता है। अब वहां जाकर बातचीत उस व्यक्ति से होती है तो व्यक्ति जो है उसके एक महिला से मुलाकात कराता है। महिला देखने में बेहद ज्यादा खूबसूरत होती है, महिला जवान होती है, उम्र उसकी तकरीबन 30 साल की होती है। विशाल भी उसका हम उम्र होता है, विशाल की भी उम्र 28 साल की होती है। तो महिला उससे बात करती है। महिला कहती है कि अच्छा तुम भारत से आए हो, ठीक है, अच्छी बात है, और हम तुम्हें इतना इतना रुपया देंगे, क्या तुम हमारे साथ या फिर मेरे यहाँ रहकर काम करना चाहोगे? तो विशाल आया इस वजह से था। विशाल तुरंत हाँ कर देता है। डील एकदम पक्की हो जाती है। विशाल की सऊदी अरब के अंदर एज ए ड्राइवर नौकरी लग जाती है। अब विशाल का काम क्या था कि उस महिला को गाड़ी में लेकर जाना होता था। जहां भी वो महिला जाती थी, चाहे किसी काम के सिलसिले से, चाहे किसी अपने रिलेटिव के वहां, या फिर चाहे शॉपिंग करने, या फिर अपने कुछ पर्सनल सामान वगैरह खरीदने, तो विशाल को उसे लेकर अपने साथ जाना ही होता था। वो महिला कभी भी उसे कॉल कर सकती थी 24 घंटे में, और विशाल को उसके काम के लिए हमेशा रेडी रहना पड़ता। ये उस महिला की शर्त थी। अब देखते ही देखते 3 से 4 दिन गुजरते हैं। विशाल को वो महिला एक कमरा जो है, एक छोटा कमरा जिसके अंदर बेड पड़ा हुआ था, फ्रीज वगैरह था, सऊदी में ऐसे कमरे होते हैं, तो वहां पर वो उसे जगह दे देती है। महिला का जो घर होता है काफी बड़ा घर होता है, महिला काफी ज्यादा पैसे वाली होती है, इसीलिए घर से बाहर जो है वो उसका इस तरह का इंतजाम करा देती है। अब देखते ही देखते 2 से 3 दिन गुजरते हैं। अब महिला विशाल को कॉल करती है और कॉल करने के बाद कहती है कि विशाल, आज तुम्हें मेरे साथ एक मॉल में चलना है और मुझे बहुत सारी घर की जरूरत की चीजें खरीदनी है, मुझे कुछ अपना सामान भी खरीदना है, क्या तुम मुझे लेकर चलोगे? तो विशाल का काम ही था। विशाल कहता है ठीक है मालकिन। अब वो महिला आ जाती है
और विशाल की गाड़ी में पीछे बैठती है। अब विशाल गाड़ी चलाना जब शुरू करता है तो बेहद ज्यादा उस महिला को बार बार मिरर में से देख रहा होता है। महिला जो है वो बेहद ज्यादा खूबसूरत होती है और इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि विशाल मानो पहली नजर में ही उसे देखकर उस पर काफी ज्यादा आकर्षित हो गया था। लेकिन विशाल को अपनी जिम्मेदारियां भी पता थी, इसीलिए उसने अपने मन पर काफी ज्यादा काबू किया और उसने अपना काम करना शुरू किया। इसी बीच क्या होता है कि वो महिला जो होती है वो भी विशाल को काफी अच्छे से देखती है। अच्छे से देखने के बाद विशाल से वो बातचीत करना शुरू कर देती है। अब एक मालकिन और नौकर के बीच में ये रोज का हो जाता है। वो मालकिन रोज विशाल को कॉल करे और रोज कहीं ना कहीं उसे जाना होता है तो वो विशाल को लेकर जाती रहती थी। अब एक दिन क्या होता है कि विशाल को वो एक मॉल में लेकर जाती है। मॉल में जाती है, कुछ अपना सामान खरीदती है, काफी सारा पर्सनल सामान वगैरह वो लेती है और जैसे ही गाड़ी के पास में आती है तो उसके हाथ से उसका बैग छूट जाता है। बैग छूटने के बाद बैग में से जो सबसे पहली चीज निकलती है वो एक गुलाब जल की शीशी और काफी ज्यादा मात्रा में फिटकरी होती है। विशाल जैसे ही फिटकरी और गुलाब जल को हाथ में उठाता है तो महिला तुरंत काफी तेजी के साथ उससे छीनकर अपने बैग के अंदर छुपा लेती है। अब वो व्यक्ति यानी विशाल जो है उस महिला से पूछता है कि मालकिन ये तो फिटकरी और गुलाब है, आप इसे इस तरह से क्यों छुपा रहे हैं? तो वो महिला काफी ज्यादा उस वक्त मुस्कुराती है, काफी ज्यादा शर्माती है और विशाल से कहती है छोड़ो छोड़ो, तुम्हारे काम की चीज नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। विशाल के साथ में वो गाड़ी में बैठती है और घर की तरफ चली जाती है। अब ऐसा आए दिन का ही होता चला गया था, लेकिन विशाल के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था कि आखिर फिटकरी और गुलाब जल को महिला जो है वो ऐसे कैसे छुपा सकती है जैसे कि उसके कुछ पर्सनल कपड़े हों, क्योंकि भारत में तो ये आम बात है वे फिटकरी और गुलाब जल मिलना। खैर कुछ दिन समय बीतता है। अब एक दिन वो महिला फिर से उसके साथ में मॉल जाती है और मॉल जाने के बाद अपने कुछ पर्सनल कपड़े होते हैं, अंडरगारमेंट्स वगैरह होते हैं, वो उन्हें खरीदती है। खरीदने के बाद गाड़ी में बैठकर अपने घर वापस जा रही होती है। घर पहुंच जाती है लेकिन वो जो अंडरगारमेंट्स का जो बैग होता है वो गाड़ी के अंदर ही छूट जाता है। अब विशाल को उसकी नजर उस बैग पर पड़ती है। विशाल उस बैग को हाथ में लेता है और उसके अंदर देखता है तो महिला के पर्सनल कपड़े होते हैं। तभी महिला की कॉल आ जाती है। महिला विशाल से कहती है कि विशाल, मैं अपना बैग जो है वो वहां पर भूल गई हूं, क्या तुम घर पर आके मुझे दे सकते हो? अब विशाल उस बैग को तुरंत हाथ में लेता है और महिला के घर पर पहुंच जाता है। अब महिला अपने घर के अंदर बुलाती है, विशाल को बैठाती है, कहती है कि चाय वगैरह पियोगे? तो विशाल कह देता है ठीक है मालकिन, मैं पी लूंगा। अब महिला उसे चाय देती है एक नौकर से बुलवाकर, लेकिन महिला उससे एक सवाल करती है, इस बैग को तुमने खोलकर तो नहीं देखा? तुमने ये तो नहीं देखा कि इसके अंदर है क्या? तो विशाल थोड़ा सा हैरान हो जाता है। विशाल काफी शर्माता हुआ गर्दन हिला देता है और कहता है कि मालकिन, मैंने देख लिया। तो महिला भी तुरंत मुस्कुरा पड़ती है, तुरंत शर्मा जाती है और उससे कहती है कि लड़कियों का बैग ऐसे चेक नहीं करते और वहां से चली जाती है। विशाल से भी कहती है कि ठीक है, तुम जाओ और आराम करो। अब 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं, महिला को कहीं जाना ही नहीं होता है, उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रह रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं विशाल जो है वो अपनी भावनाओं पे काबू नहीं कर पाता है और उस महिला को मनी मन बेहद ज्यादा प्यार करने लगता है, बेहद ज्यादा पसंद करने लगता है। अब देखते ही देखते समय और गुजरता है। अब एक दिन वो महिला जो है वो विशाल से कहती है कि विशाल, कल हमें एयरपोर्ट चलना है और तुम्हारे बड़े मालिक जो हैं वो विदेश से सऊदी वापस आ रहे हैं, हमें उन्हें पिकअप करना है। विशाल के तन मदन में आग लग जाती है। विशाल सोचता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, अब इन महिला के पति कहां से आ गए? खैर विशाल का तो काम था। वो महिला से कह देता है कि ठीक है, मैं आपके साथ में चलूंगा। अगले दिन एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। अब एयरपोर्ट पर जैसे ही विशाल अपने बड़े मालिक को पिकअप करता है तो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि महिला बेहद ज्यादा खूबसूरत थी। महज उसकी 30 साल की उम्र थी, लेकिन उसका जो मालिक था उसकी उम्र 55 से 60 साल थी। अब वो ये देखता है कि एक जवान लड़की एक बूढ़े से शादी कैसे कर सकती है। उसके दिमाग में और सवाल
घूमने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस महिला को पसंद करने लगा था। अब वो बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही गाड़ी में आता है, गाड़ी में आने के बाद ही महिला को काफ़ी ज़्यादा गले वगैरह लगाने लगता है, महिला को चूमने लगता है, और वो विशाल की भी शर्म नहीं करता। विशाल को ये बात भी काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। अब दोनों पति पत्नी को वो उनके घर पर छोड़ देता है और फ्लैट पर आकर लेट जाता है। फ्लैट पर आके जब लेट जाता है, अगले दिन जो है वो महिला के पास में जाता है, तो वो देखता है कि महिला और वो व्यक्ति आपस में साथ में बैठकर चाय पी रहे हैं, और वो व्यक्ति जो है वो बार बार महिला को टच कर रहा है। अब विशाल ये हरकत करते हुए व्यक्ति को देख लेता है, तो फिर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है कि क्यों ना इस व्यक्ति को मैं रास्ते से ही हटा दूं, लेकिन सऊदी के कानून काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं, तो उसकी इतनी हिम्मत होती नहीं है। फिर भी वो अपने मन पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रखता है। अब उसी रात का समय होता है जब विशाल अपने एक तरह से कहो कि कमरे के अंदर लेटा होता है, तो महिला रात में आती है। रात में आने के बाद उससे कहती है कि देखो मेरे पति तो आ चुके हैं, तुम एक काम करो प्लीज़, फटाफट से उस मेडिकल स्टोर पर चले जाओ और एक गुलाब जल की शीशी और फिटकरी जो है तुम लेके आ जाओ, और ये कह देना कि आज गुलाब जल और फिटकरी जो है वो ज़्यादा तादाद में दे दें। अब विशाल के दिमाग में फिर से सवाल कि आखिर ये गुलाब जल और फिटकरी का मसला क्या है, क्यों महिला जो है गुलाब जल और फिटकरी को इतना ज़्यादा पसंद करती है। वो मेडिकल वाले पे जाता है, मेडिकल वाले से कहता है कि हमारी मालकिन जो तुमसे गुलाब जल और फिटकरी लेकर जाती हैं वो दे दो, और आज ज़्यादा तादाद में दे देना। अब रात का समय होता है, तो जैसे ही गुलाब जल और फिटकरी का नाम आता है, वो आदमी थोड़ा मुस्कुराता है, फिर उसे गुलाब जल फिटकरी पैक करके दे देता है। लेकिन तभी विशाल के मन में सवाल आता है, क्यों ना इस व्यक्ति से पूछ लिया जाए। तो वो कहता है कि यार ये गुलाब जल और फिटकरी का यहाँ पर क्या संबंध है, आखिर इसे इतना क्यों पसंद किया जाता है और किस काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो आदमी काफ़ी तेजी के साथ हंसता है और कहता है कि ये औरतों का काम है, तुम इस पर ध्यान मत दो, तुम परदेसी आदमी हो, अपने काम से काम रखो, और जैसा तुम्हारी मालकिन कहती है तुम सिर्फ उसका काम कर दिया करो, ना तो यहाँ के कानून जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम किसी खतरे में पड़ जाओ। विशाल तुरंत जो है मेडिकल की दुकान से चला जाता है, अपनी मालकिन को फिटकरी और गुलाब जो है वो दे देता है, गुलाब जल। महिला उससे फिर कहती है कि विशाल देखो, मैंने कुछ टाइम पहले भी तुमसे कहा था और अभी भी मैं तुमसे कह रही हूँ कि इस बात का जिक्र ज़रा भी अपने मालिक से मत कर देना कि मैं तुमसे गुलाब जल और फिटकरी मंगाती हूँ। वो कहता है कि ठीक है मालकिन। अब देखते ही देखते समय बीत जाता है, महिला की कॉल आती है, कहती है कि आज तुम्हारे मालिक जो है वो जा रहे हैं और हमें जो है इन्हें छोड़ने जाना है एयरपोर्ट पर। विशाल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो एक हफ्ते के अंदर ही महिला का पति जो है वो यहाँ से जा रहा है। वो तुरंत जो है अगले दिन उसके मालिक को महिला के साथ में छोड़कर आ जाता है। व्यक्ति फ्लाइट पकड़ता है और अपने मुल्क चला जाता है। अब दोनों महिला और विशाल जो हैं वो साथ में आ रहे होते हैं। अब महिला की विशाल से कई दिन से अच्छे से मुलाकात नहीं हो पाई थी, इसीलिए वो क्या करती है, उस दिन विशाल के साथ एयरपोर्ट से घर आगे बैठ कर जाती है। तभी विशाल के जहन में एक सवाल आता है। विशाल उससे कहता है कि मालकिन पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इस गुलाब जल और फिटकरी का आप क्या करती हैं और रात में आपको इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो महिला काफ़ी तेज़ी के साथ हंसती है, मुस्कुराती है, शर्मा जाती है और कहती है कि तुम इस पर ध्यान मत दो, ये हम औरतों की चीज़ें हैं और तुम अपने काम से काम रखो। फिर कहीं ना कहीं विशाल उससे प्यार तो करने ही लगा था, लेकिन विशाल उससे एक सवाल कर देता है। कहता है कि मालकिन मुझे लगता है कि आपने ये जो शादी की है मालिक से, ये मजबूरी में की है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हैं और आप तो अभी इतनी सुंदर हो, इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, तो आपने ये शादी कैसे कर ली, कहीं आपकी शादी ज़बरदस्ती तो नहीं हुई है। अब इस पर महिला काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, एकदम से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में विशाल से कहती है कि ये फालतू की बात बंद रखो, तुम एक नौकर हो, अपनी औकात में रहो, और तुमने इस तरह की बात कही भी कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो विकास को काफ़ी ज़्यादा डांट देती है। अब इसके बाद दोनों में एक गुस्सा सा हो जाता है, तो विशाल जो है उसे उसके घर पर छोड़ता है और अपने कमरे पर आकर सो जाता है और रात भर ये सोचता रहता है कि
मैंने ये सवाल क्यों पूछ लिया, अब मालकिन मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। खैर एक दिन निकलता है, उसके बाद अगला दिन आता है तो मालकिन का फिर विकास के पास कॉल आती है और कहती है कि चलो आज मॉल चलते हैं, मुझे कुछ कपड़े वगैरह खरीदने हैं। विशाल का काम था, विशाल उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। मॉल में जाते हैं तो विशाल अपनी मालकिन से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उन्होंने औकात वाली बात कर दी थी। मॉल में जाने के बाद महिला कपड़े खरीदती है तो महिला के अंदर एक आदत थी, वो जब भी कपड़े खरीदती थी तो विशाल को दिखाती थी और पूछती थी कि ये कपड़े मुझ पे कैसे लग रहे हैं, अगर तुम कहोगे अच्छे लग रहे हैं तो मैं ले लूंगी। अब विशाल से वो हर बार की तरह फिर से कपड़े पहनकर दिखाती है और कहती है कि बताओ विशाल कैसे लग रहे हैं कपड़े। विशाल काफ़ी गुस्से में जवाब देता है कि मालकिन मेरी इतनी औकात नहीं है जो मैं आपको ये बताऊं कि आप पर ये कपड़ा कैसा लग रहा है। अब मालकिन वहीं पर समझ जाती है कि ये उस दिन की बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, काफ़ी ज़्यादा मुझसे नाराज़ है। वहाँ पर कपड़े वगैरह लेते हैं। अब उसके बाद वो महिला जो है विकास के साथ में गाड़ी में फिर से आगे बैठती है। गाड़ी में आगे बैठने के बाद विकास जब गाड़ी चल रही होती है तो विकास से कहती है कि विकास मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन तुम पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर दिया था क्योंकि तुम्हारा सवाल ही ऐसा था। मुझे बाद में बेहद ज़्यादा अफसोस हुआ कि मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब विकास थोड़ा नॉर्मल होता है जब वो सॉरी बोल देती है, लेकिन फिर थोड़ी उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो कहती है कि विकास चलो तुमने ये सवाल किया तो आज मैं तुम्हें इसकी असल वजह बता ही देती हूँ। वो बताती है कि मेरे माता पिता का इंतकाल जो है वो बचपन में ही हो गया था और मुझे एक दूसरे मुल्क में एक अंग्रेज़न ने पाला था और वो अंग्रेज़न जो है सिर्फ ज़बान करके मुझे बेचना चाहती थी, मेरे जिस्म का सौदा करना चाहती थी, मुझे धंधे पर बैठाना चाहती थी, मुझसे मेरे जिस्म से वो पैसे कमाकर अपने आप का अपना घर पालना चाहती थी और पैसा कमाना चाहती थी। अब विकास को जब ये बात पता चली तो विकास उसी टाइम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। गाड़ी वो एक तरह से रोक देता है, लेकिन वो महिला कहती है कि गाड़ी मत रोको, चलाते रहो। विकास गाड़ी चलाना शुरू करता है तो फिर वो कहती है कि देखो ये जो व्यक्ति है जिससे मैंने शादी की है, हाँ वाकई में मैंने इससे मजबूरी में शादी की है, लेकिन मैंने अपने आप को एक गंदी दुनिया से निकालने के लिए इस व्यक्ति से शादी की है। बोले बचपन से ही मुझे उस महिला ने अच्छा खिलाया पिलाया बड़ा करा और मैं देखने में बेहद ज़्यादा सुंदर थी और मेरा शरीर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मुझे जो भी देखता था तो वो एक बार में पसंद कर लिया करता था। और जब मैं 20 साल की हुई थी तो उस महिला ने मेरी बोली लगाई थी और ये बात मुझे पहले से ही पता थी कि ये महिला मुझे 20 साल का होने पर बेच देगी। अब पहली बोली जब मेरी लगाई थी तो उसमें ये जो व्यक्ति हैं, ये जो मेरे पति हैं, इन्होंने ही मुझे खरीदा था। खरीदने के बाद ये मुझे एक कमरे में लेकर आए थे मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। तो उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा इनके सामने रोने लगी थी, काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ाने बिलखने लगी थी और मैंने इनसे कहा था कि प्लीज़ मेरे साथ इस तरह का काम मत करो। मैं ऊपर वाले में बेहद ज़्यादा विश्वास करती हूँ, मैं ऊपर वाले को बेहद ज़्यादा मानती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ और मेरे लिए ये एक तरह से गुनाह है। मैं शादी से पहले ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहती, प्लीज़ ऊपर वाले के लिए मुझे बख्श दो। अब जैसे ही मैंने उस व्यक्ति के सामने ये बात कही तो वो व्यक्ति रुक जाता है और उसके बाद कहता है कि देखो तुम तो एक वैश्यवृत्ति के धंधे में आ चुकी हो, मैं नहीं तो कोई तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत करेगा, तुम कब तक बसती रहोगी। तो महिला उस टाइम उस व्यक्ति से कहती है क्यों ना आप इस महिला को और पैसे दे दो और मुझे ज़िंदगी भर के लिए अपने साथ ले चलो। मैं एक गुलाम की तरह आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी भर आपके साथ रहूँगी और मैं आपको कभी भी छोड़ूंगी नहीं। आपका मन करे तो मुझसे शादी कर लेना, अगर आपका मन करे तो मुझे एक गुलाम बना के रख लेना, लेकिन मैं जो है सिर्फ एक ही व्यक्ति की होके रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं ऊपर वाले को बेहद ज़्यादा मानती हूँ और मैं अपने शरीर को गंदा नहीं कर सकती, मुझे ऊपर वाले को भी जवाब देना है। अब मेरी ये बात सुनकर इस व्यक्ति ने मेरी सारी रकम जो है उस महिला को दे दी थी और मुझे अपने साथ लेकर आ गए थे। अब जब ये मुझे अपने साथ लेकर आए तो पहले से शादीशुदा थे। अब शादीशुदा हो जाने के बाद इन्होंने उसके बावजूद भी मेरी बात को माना और अपनी पत्नी से मुझे मिलवाया। तो इनकी पत्नी ने उस वक्त इनसे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया और सीधे सीधे कह दिया कि मैं इस महिला के साथ में नहीं रहूँगी। उस वक्त मेरी इनसे फिर बात होती है तो ये कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें ले तो आया हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें रखूँगा तो कहाँ रखूँगा, और देखो मेरी उम्र जो है वो तुमसे बेहद ज़्यादा है, मैं 20-40 साल का हूँ
और तुम अभी 20 साल की हो। अब आगे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, तुम 25 साल 30 साल की हो जाओगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे धोखा दो, अपनी शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तुम मुझे जो है छोड़कर चली जाओ। ये बात मैं ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो उस वक्त वो महिला उससे वादा करती है कि ऐसा ज़िंदगी में कभी भी नहीं होगा, और मैं जो है, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है और मैं आपको धोखा कभी भी नहीं दूंगी, मैं ज़िंदगी भर आपकी होकर ही रहूंगी। अब जब मैंने इनसे ये वादा कर दिया था, उसके बाद इन्होंने मुझसे दूसरी शादी की, और शादी करने के बाद इन्होंने मुझे सऊदी अरब में एक अच्छा घर लेकर दिया और मुझे यहीं पर शिफ्ट कर दिया। अब इनकी पहली पत्नी से जब बातचीत हुई तो पहली पत्नी ने इनसे एक शर्त रखी कि महीने में 22 दिन आप मेरे पास रहोगे और 8 दिन होगा तो तुम इस महिला के साथ जाके जीवन जी सकते हो। मेरे पति जो है इस बात पर भी एग्री हो गए थे। अब मैं सऊदी शिफ्ट हो गई थी, लेकिन सऊदी शिफ्ट हो जाने के बाद ये हर दूसरे तीसरे महीने में आते हैं और 8 दिन जो हैं वो मेरे से मिलकर जाते हैं और हमारे बीच में एक पति पत्नी जैसा रिश्ता बनता है, और मैं जो है इन्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकती। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि विशाल, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बेहद ज़्यादा प्यार करते हो, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, और ये मैं शुरू के 1 महीने में ही समझ गई थी, क्योंकि अगर एक महिला इन चीज़ों को नहीं समझेगी तो फिर वो महिला ही क्या। लेकिन मैं भी कई बंदिशों में बंधी हुई हूँ, मैंने कई कस्में दे रखी हैं, कई वादे दे रखे हैं, इसीलिए मैं बेवफाई अपने पति के साथ में नहीं कर सकती और मैं तुमसे कोई भी रिश्ता जो है मैं नहीं रख पाऊंगी। हाँ, हम एक अच्छे दोस्त बन के ज़रूर रह सकते हैं, लेकिन इससे आगे कभी भी हमारे बीच कोई भी संबंध नहीं बन सकता, शारीरिक तौर पे तो खास करके, क्योंकि मैं अपने ऊपर किए हुए एहसानों के बोझ तले कभी भी नहीं दबना चाहती। जो मेरी ज़बान है वो मैं ऊपर वाले का नाम लेकर अपनी ज़बान इन्हें दे चुकी हूँ, और इसीलिए मैं ये काम कभी भी नहीं करूंगी। अब जैसे ही विशाल ये बात सुनता है तो विशाल के मन में उस महिला के लिए और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि आज के समय में एक ऐसी महिला जो इतनी ज़्यादा लॉयल है, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जो उससे उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो विशाल जो होता है उसे एक अचंभा भी होता है, लेकिन फिर वो उस महिलाओं की भावनाओं को समझ भी जाता है। वो कहता है कि ठीक है मालकिन, जो भी था वो यहीं से खत्म हो जाता है, और आज मेरे मन में आपका जो सम्मान था, जो आपकी इज्जत थी, जो आपके लिए वो प्यार था, वो काफ़ी ज़्यादा और बढ़ गया है। अब मैं आपको उस नज़रिए से कभी भी नहीं देखूंगा जिस नज़रिए से मैं पहले देखता था, सिर्फ आपका इज्जत और सम्मान करूंगा, क्योंकि मैंने आप जैसी महिला आज तक नहीं देखी जो अपने पति के दूर रहने के बाद, उसके बूढ़ा होने के बाद, मजबूरी में शादी करने के बावजूद भी इतनी वफादार रह सकती है। महिला को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन फिर वो कहता है कि मालकिन, मैं एक बात ज़रूर जानना चाहता हूँ कि आखिर ये गुलाब जल और फिटकरी का चक्कर क्या है जो आप इसे इतनी छुपा कर लेती हो, और सऊदी अरब में ये काफ़ी ज़्यादा चलता भी है। तो महिला कहती है कि अरे मूर्ख, ये जो गुलाब जल और फिटकरी होती है इससे हम अपने चेहरे पर लगाते हैं। मैं रोज़ रात को फिटकरी में गुलाब जल मिला देती हूँ, सुबह को 10 से 15 मिनट अपने मुंह पर लगाती हूँ और शाम को अपने मुंह पर 10 से 15 मिनट लगाती हूँ। और मैं ही नहीं, सऊदी के अंदर जो ज़्यादातर औरतें होती हैं वो फिटकरी और गुलाब जल का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा नूर लेकर आता है, चेहरे को काफ़ी ज़्यादा चमका देता है, चेहरे को टाइट रखता है और हमारी त्वचा को भी जवान रखता है। इसीलिए तुम सऊदी अरब में देखते होगे कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो बेहद ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, और सऊदी अरब की महिलाओं के चेहरे पर कोई भी दाग धब्बा या फिर झाइयाँ जैसी चीज़ें जो हैं वो नहीं होती, और ज़्यादातर हम लोग चेहरा भी अपना ढक कर रखते हैं, इसीलिए हमारा चेहरा एक गुलाबी तरह का रहता है, और उसके पीछे इस गुलाब जल और फिटकरी का काफ़ी ज़्यादा रोल है। अब जैसे ही विशाल को ये बात पता चलती है, वो पहले तो काफ़ी तेज़ी के साथ हंसता है, फिर उस महिला से कहता है कि चलो ठीक है, आपने मेरा ये डाउट क्लियर कर दिया, मैं तो इसका न जाने क्या ही मतलब निकाल बैठा था। अब महिला भी समझ जाती है। खैर, दोनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन वो महिला जो है उससे साफ साफ क्लियर कर देती है कि मैं अपने पति के साथ में बेवफाई नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऊपर वाले को भी जवाब देना है। दोस्तों,
इस कहानी पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए मेरे साथ जुड़ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं इसी तरह की कहानियाँ, क्राइम की स्टोरीज, क्राइम के केसेस आसान भाषा में आपके लिए लाता रहता हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलना और वीडियो को लाइक भी कर देना। यहाँ तक कि आप किस राज्य से, किस शहर से ये पूरी कहानी सुन रहे थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जाना, जिससे मैं अगली वीडियो के अंदर आपका नाम का जिक्र ज़रूर कर सकूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।